स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है बोराविया डिफ्यूजा। बोराविया डिफ्यूजा से पहले हमने बोगनविलिया के स्टेम के बारे में भी डिस्कस किया था। इसी प्रकार से बोराविया डिफ्यूजा की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है उसकी। बोराविया की बात करें, बोराविया हमारे लोकल इन्वायरमेंट में पाया जाता है। ये पादप देसी शब्द हम यूज करते हैं, साटा शब्द भी हम इसको कहते हैं। इसके अलावा इसका पुनर्वा भी हम कहते हैं। नेक्टेजिनेसी का फैमिली का मेंबर है। ये प्रोस्ट्रेट है, सयान रूप से व्यवस्थित है, ब्रांच्ड है। इसके अलावा इसकी रूट और लीव्स है, इसकी बहुत मेडिसिनल वैल्यू है। इसकी रूट को पीलिया डिजीज में भी उपयोग में लेते हैं। सामान्यतः बारिश का मौसम होता है, उस समय उसमें गुलाबी कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें स्टेम की, जैसे कि ये लीनियर डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, सिंगल लेयर्ड होती है, पेरेन्काइमेट्स है। इसके अलावा इसमें हम बाहर की तरफ देख पा रहे हैं मल्टी सेलुलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें ये मल्टी लेयर्स हेयर्स हैं, ये क्यूटिकल प्रेजेंट है इसके ऊपर। इस प्रकार से एपिडर्मल पार्ट है। एपिडर्मिस के नीचे कोर्टिकल रीजन स्टार्ट हो जाता है। कोर्टिकल रीजन की बात करें तो सबसे बाहर का पार्ट है जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे है, वह हाइपोडर्मिस कहलाता है। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि जो हाइपोडर्मल सेल्स है वो कोलियनकाइमेट्स है। स्थूल कोण उत्तक 2 से 3 लेयर थिक होता है। हाइपोडर्मिस के नीचे पेरेन्काइमेट सेल्स का कोर्टिकल रीजन होता है, जो कि या जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम बोराविया का पादप देखने में स्टेम ग्रीन पार्ट होता है, हल्का ग्रीन होता है, क्योंकि इन कोर्टिकल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। पेरेन्काइमेट सेल्स हैं, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है इनमें। तो इस प्रकार से ये इसका कोर्टिकल रीजन है। कोर्टिकल रीजन के नीचे एंडोडर्मिस है जो एस्पस्ट है। उसके जस्ट बाद में पेरिसाइकल है, 1 to 2 लेयर्ड पेरिसाइकल है। वो 1 से 2 परत की इसमें पेरिसाइकल प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार से इसका आउटर पार्ट है। इसके सघन ऊतक की बात करें, वेस्कुलर सिस्टम की बात करें, तो इसका जो वेस्कुलर टिश्यू है, इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, जैसे सेंटर पार्ट है उसके अंदर मेडुलरी बंडल्स होते हैं, जो कि मेडुला पार्ट अथवा पित्त के अंदर प्रेजेंट होने के कारण से इसको मेडुलरी बंडल्स कहते हैं। डायग्राम के अनुसार इसमें 3 प्रकार के या 3 लेयर में या 3 वलय में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। सेंटर में 2 वेस्कुलर बंडल होते हैं जो साइज में बड़े होते हैं। इसी प्रकार से इसके बाहर की तरफ इनसे साइज में कंपैरिजन करें तो बड़े होते हैं, 6 से 14 की संख्या में होते हैं। और इनसे बाहर की तरफ संख्या में सेकेंडरी ग्रोथ होने से पहले 15 से 20 वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से 3 वलय में
सवहन फूल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ये जो बाहर के वेस्कुलर बंडल्स हैं जो एक वेले में प्रेजेंट हैं, उनकी कैम्बियम जो इंट्राफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है उसमें कोशिकाओं के विभाजन के उपरांत जाइलम, फ्लोएम और कंजेक्टिव टिश्यू और पेरेन्काइमल टिश्यू का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो जो सेंटर में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनको हम मिडुलरी वेस्कुलर बंडल कहते हैं। तो इस प्रकार से ये एबनॉर्मल स्ट्रक्चर है। और पित्त सेंटर में प्रेजेंट होता है जो पेरेन्काइमल सेल्स युक्त होता है। तो इस प्रकार से प्लांट्स की या स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। अब हम बात करें इसकी प्राइमरी एनामोलस और सेकेंडरी एनामोलस के बारे में। तो प्राइमरी एनामोलस स्ट्रक्चर की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें जो सेकेंडरी ग्रोथ होने से पहले इसमें विद्यमान होती है, जैसे वेस्कुलर मंडल का 3 वलय में पाए जाना, ये एक प्रकार की एनामोलस स्ट्रक्चर है जो बोरामिया में देखने को मिलती है। इसके अलावा जो पित्त के अंदर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, सेंटर में 2 होते हैं, उसके चारों सेकेंड रिंग है उसके अंदर 6 से 14 होते हैं। तो इनका पाया जाना ये प्राइमरी एनामोलस स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार से सेकेंडरी एनामोलस स्ट्रक्चर की बात करें जो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान होती है, तो सबसे जो आउटर मोस्ट जो लेयर है जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ जो आउटर मोस्ट लेयर के अंदर या आउटर मोस्ट जो रिंग है वेस्कुलर बंडल उसके अंदर जो प्रेजेंट इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, जो 2 वेस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम का निर्माण होता है, वह बाहर की तरफ मर्दूत की कोशिकाएं और अंदर की तरफ कंजक्टिव टिश्यू का निर्माण करती है जो दर्दोत की कोशिकाओं युक्त होती है। इसी प्रकार से जो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट होती है जिसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, वह बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से अगर कैम्बियम की बात करें तो अंदर की तरफ जाइलम और दर्दोत की कोशिका हुआ कंजक्टिव टिश्यू होता है और बाहर की तरफ फ्लोएम तथा पेरेन्काइमल टिश्यू एकांतरित रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो जैसे इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, ये 2 वेस्कुलर बंडल्स हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है जो बाहर की तरफ फ्लोएम है, ये जाइलम बनाती है। तो इसी प्रकार से ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, ये अंदर की तरफ कंजक्टिव टिश्यू है जो दर्दोत की कोशिकाओं का है, ये मर्दूत की कोशिकाओं का है। तो इस प्रकार से बाहर भी देखें तो फ्लोएम और पेरेन्काइमेट्स अल्टरनेट होती हैं। तो इसी प्रकार से अंदर की तरफ हैं जाइलम और कंजक्टिव टिश्यू हैं वो एकांतरित रूप से व्यवस्थित होती हैं। तो इस प्रकार से ये देखने को स्थिति मिलती है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान होती है, जिस कारण से सेकेंडरी एनामोलस स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार से जब ये कैम्बियम कार्य करना बंद कर देती है, कुछ समय बाद में ये कैम्बियम कार्य करने बंद कर देती है, तो इसके बाहर के जो टिश्यू हैं पेरिसाइकल की, वो नवीन कैम्बियम का निर्माण करते हैं, नई कैम्बियम का निर्माण होता है और वह कैम्बियम कार्यशील होकर इसी प्रकार से सघन उत्तक और संयोजी उत्तक का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से इसमें एक रिंग नष्ट हो जाती है, सेकेंड रिंग बनती है। तो इस प्रकार से उत्तरोत्तर वलय का पाया जाना भी एक प्रकार से एनामोलस स्ट्रक्चर में आता है। तो इस प्रकार से कैम्बियम की जो पोजीशन है, कैम्बियम की जो सक्रियता है और सक्सेसिव रिंग का पाया जाना है, ये सेकेंडरी एनामोलस स्ट्रक्चर में आता है, जो कि हमें बोराविया डिफ्यूजा जो पादप है उसके स्टेम में हमें देखने को मिलती है।